अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा होता है उसको वैसे वैसे लिखते जाया करो। हमें कह रहा है ना फर्स्ट टर्म कह रहा है ए है और nth टर्म कह रहा है बी है, तो लिख दो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए कह रहा है और nth टर्म कह रहा है ए एन इज इक्वल टू बी कह रहा है। देन कह रहा है एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। हमें कह रहा है ना P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो लिख दो P जो है वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, मतलब सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई, मतलब a1 इंटू में a2 इंटू में a3 इंटू में डॉट 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 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म लिख दो an। सही है, इन सारी टर्म्स का कह रहा है मल्टीप्लाई है P। हमने लिख दिया यहां तक जो कह रहा था। देन कह रहा है प्रूव करो P स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। मैंने कहा चलो ठीक है प्रूव करेंगे कुछ ना कुछ तो। अब जब गाइस जो भी हमें गिवन होता है ना उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें ये इक्वल प्रूव करना है। अब जो मुझे गिवन है सबसे पहले उसको मैंने थोड़ा बढ़ाया। मैंने कहा a1 इज इक्वल टू ए, इसको तो क्या बढ़ाएंगे, तो ऐसे कैसे ही रहेगा। फिर मैंने सोचा an इज इक्वल टू बी है, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू बी, इसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा इसको ऐसे लिख देता हूँ a r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देन फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आगे। मैंने कहा इसको क्या लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू ये सारी टर्म्स का तो मल्टीप्लाई है। मैंने कहा इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो p इज इक्वल टू a1 की जगह मैंने a लिख दिया, मल्टीप्लाई a2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ar लिख सकता हूँ ना, a3 की जगह ar स्क्वायर, ऐसी a4 होता तो ar क्यूब लिख देता। देन मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई, अब an को क्या लिख सकता हूँ, an का तो मेरा फॉर्मूला पता ही है ए आर की पावर n माइनस वन। इतना मैंने लिख दिया। अब मैंने सोचा मैंने सब कुछ तो खोल के लिख दिया, अब आते हैं अपने प्रूफ के पास। हमें प्रूफ क्या करना था, मैंने देखा प्रूफ मुझे करना है पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो वी हैव टू प्रूव पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। हमें ये प्रूव करना है ना, सबसे पहले इसकी या LHS ले लो या RHS ले लो, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। हमेशा जो मन करे ना वही ले लिया करो। मैंने क्या करता हूँ RHS ले लेता हूँ पहले, चाहे आप LHS ले लो, बात एक ही पड़ती है। RHS ले लिया, क्या है RHS हमारी ए बी की पावर n। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ए मेरा क्या है, ए जो है मेरा वो तो ए ही रहेगा क्योंकि ए तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म हमें ए दी हुई है, ए की जगह ए ही रहने दिया। फिर मैंने सोचा बी क्या है, बी जो है मेरा वो nth टर्म है, ये बी जो मेरा nth टर्म है ना, तो बी की जगह मैंने सोचा ये वाली चीज डाल देता हूँ जो मेरा ये है, तो बी की जगह मैंने ऐसे डाल दिया, ए को ऐसे कैसे रहने दिया, ए को ऐसे कैसे रहने दिया और बी की जगह ये डाल दिया ए आर की पावर n माइनस वन, बी की जगह डाल दिया मैंने। सही है। देन इसकी पावर n चल रही तो मैंने ऐसे कैसे रहने दिया इसको n को। देन इसको थोड़ा सा ओपन करो और क्या आ जाएगा, देखो a इंटू में a तो a स्क्वायर हो जाता है ना, तो लिख दो a स्क्वायर और ये r की पावर n माइनस वन ऐसे कैसे ही, इसकी पावर n ऐसे कैसे ही, तो ये कितना आ जाएगा, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारा a की पावर 2n और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा r की पावर n माइनस वन इंटू में n, ये आ जाएगा ना। तो इसको लिख दो दोबारा से यहाँ पे a की पावर 2n r की पावर n माइनस वन इंटू में n, ये हमारा ए बी की पावर n आया। इतना मेरा ये RHS तो आ गया। अब मैंने कहा चलो इससे आगे मैं क्या सॉल्व करूँ, इससे आगे देखो और कुछ सॉल्व हो ही नहीं रहा। देन फिर मैंने सोचा जब थोड़ा सा इसके बाद पी स्क्वायर के पास भी चलता हूँ, LHS के पास, फिर LHS को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा चलो LHS भाई के पास चलते हैं अपने, LHS ले लेते हैं। LHS आ गया, LHS हमारा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। पी हमारा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ सारी टर्म्स है ना, तो पी की जगह सबसे पहले यहाँ पे पी लेके चलते हैं, पी इज इक्वल टू ए, फिर जब जो हमारा आंसर आ जाएगा उसको स्क्वायर कर देंगे ना, पहले पी को ही सॉल्व कर लेते हैं। पी की हमारा क्या है ए इंटू में ए आर इंटू में ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डॉट 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 इंटू में ए आर की पावर n माइनस वन। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। मैंने सोचा, अब देखो मैंने सोचा मेरा ए देखो कितनी बार है, ए इंटू में ए इंटू में ए इंटू में ए कितनी बार है, टोटल n बार है ना, क्योंकि देखो हमारा असली में क्या था, जो हमारा असली में था ये a1 से लेके n तक था, मतलब हमारी टोटल टर्म्स n है, वन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म nth टर्म, टोटल टर्म्स हमारी कितनी है, n टर्म्स है ना। तो हमारा a भी कितनी बार होगा, ये वाला a जो होगा n बार होगा ना। तो मैंने क्या किया, a की पावर n लिख दिया इसको। अब देखो गाइस एक चीज बताता हूँ मैं, जैसे देखो हमारा ऐसे लिखा हो 2 + 2 + 2 + 2, ऐसे 2 4 बार लिखा हो 2 + 2 + 2 + 2, हम इसको क्या लिखते थे 2 × 4 लिखते हैं ना। पर अगर हमारा ऐसे हो 2 × 2 × 2 × 2, इसको क्या लिखेंगे
टू की पावर 4 लिखेंगे ना इसको। ये चीज़ ध्यान रखा करो, प्लस में और मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ही फर्क होता है, थोड़ा सा होता है, पर आंसर बहुत बड़ा सा आता है, ठीक है ना। फर्क हमारा थोड़ा सा है, इसका आंसर 8 आ रहा है, इधर फर्क देखो मल्टीप्लाई का है बस, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, आंसर ही डबल हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जब भी प्लस होता है ना हम क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पे हमें दिया होता 3+3+3, तो हम क्या करते हैं, एक और 3 ले लो यार, एक और भी 3 ले लो, चलो 3 इंटू में 5 ऐसे करते, कितनी बार है 3, कितनी बार है 5 बनाना है, तो 3 इंटू 5 कर दिया। ऐसे ही अगर हमारा होता 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, अब इसको 3 इंटू 5 थोड़ा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारी पावर लग जाती है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, ए इंटू में ए टोटल n बार था, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक है, टोटल n टर्म्स हैं, तो a की पावर n आ गया ना, a की पावर n आ गया, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया। देन मल्टीप्लाई का साइन लगाया, सारा मल्टीप्लाई चल रहा है ना हमारा, देन मल्टीप्लाई। अब r वाली वैल्यूज को मतलब सॉल्व करते हैं, अभी हमने a वाली वैल्यूज को ले लिया ना सारी, अब r वाली वैल्यूज को ले लो। अब यहाँ पे असली में देखो हमारा है क्या क्या है यहाँ पे, r की पावर 1 इंटू में r की पावर 2 ऐसे है ना, r की पावर 1 एक तरह से यहाँ पे 1 ही है ना, r की पावर 1 इंटू में r की पावर 2 इंटू में r की पावर 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डॉट 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 ही लगा दो आप। देन इंटू में लास्ट में क्या आ जाएगा, r की पावर n-1 है। अब देखो इन सबको ऐड करो क्या आएगा, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, देखो बेसिस सबके सेम है, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3 भी हो जाएगा, यहाँ पे r की पावर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो डॉट 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 है ना, बड़े सारे नंबर्स हैं यहाँ पे। तो देखो बेसिस हमारे सेम है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो r की पावर 1, जैसे r मतलब अभी ये समझो कि r नहीं है यहाँ पे, समझो कि 2 है, 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3, इसको मैं क्या लिखता हूँ, बेसिस सबके सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर, सबकी पावर्स को ऐड कर दो बस, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, अब ये मेरा आंसर कितना आ गया, 3 + 2 5 + 1 6, 2 की पावर 6 मेरा आंसर। ऐसे ही आर पे आ जाओ, आर को मैं कैसे करूंगा, बेसिस सबके सेम है, पावर सबकी ऐड कर दो, ए की पावर n को ऐसे कैसे नीचे उतार दो, मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व कर दो, आर की पावर बेसिस सबके सेम, पावर सबकी ऐड हो जाएगी, 1 + 2 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट की पावर क्या है n-1। अब ये इसको निकाल दो, ये हमारा p चल रहा है अभी, इसको सबको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, p = a की पावर n मल्टीप्लाई। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, एक तो हमारा जो सम वाला फॉर्मूला होता है ना, सम वाला, उससे सॉल्व कर सकते हो इसको। क्या देखो, जो हमारा सम वाला फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स = क्या होता है, n/2। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना, a + l। एक तो ये तरीका, इससे कर लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। n हमारा है कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1 है ना, 1 2 3 4 5, n-1 टर्म्स है टोटल यहाँ पे, तो n की जगह यहाँ पे n-1 लिख देंगे, अपॉन में 2, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है n-1, तो ये -1 से +1 तो कट गया, बचा क्या हमारा, = बचा n-1 अपॉन 2 इंटू में n, ये बचा ना हमारा। तो सम ऑफ n टर्म्स ये हमारा जो आया ना, इस 1 + 2 प्लस ये डॉट 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 प्लस n-1, इसका आंसर आया n-1 अपॉन 2 इंटू में n, ये मेरा आंसर आया। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा। अब देखो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये, हमने चैप्टर 4 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो क्या था, जैसे हमारे ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस n तक जा रहा हो ये फॉर्मूला, अगर 1 से लेके n तक का हमें सम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू में n+1 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। तो यहाँ पे n की वैल्यू डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमें n दिया होता है, मान लो 10, n की जगह यहाँ पे हमें समझ लो 10 दिया होता है, ऐसे दिया होता है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 ऐसे दिया होता हमें, तो इसका आंसर क्या आता, ये वाला फॉर्मूला लगा दो बस, n की जगह 10 डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू में 10+1 अपॉन 2, कितना आ गया 10 इंटू में 11/2, इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा आंसर। ऐसे ही देखो, अब ऐसी सिमिलर बिल्कुल ये वाली है, ये वाली टर्म है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 है, यहाँ पे n की जगह n-1 है, तो यहाँ पे भी जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इसमें भी n की जगह n-1 कर दो, तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस n की जगह बस n-1 कर दो बस, तो क्या आ जाएगा n की जगह n- कर दो n-1, इस भी n की जगह n-1 कर दो n-1 + 1 अपॉन 2, तो -1 से +1 तो कट गया, तो कितना आ गया n-1 इंटू में n/2 ही आ गया, ये n-1 इंटू में n/2। तो देखो हमारा पहले भी फॉर्मूला क्या आया था, n-1 इंटू में n/2, यही आ रहा हमारा देखो, और पहले भी जो हमने सॉल्व किया था सम वाले फॉर्मूले से, उससे भी यही आ रहा था n-1 अपॉन में 2 इंटू में n।
यही देखो, ये यहाँ पे आ रहा है n-1/2 इंटू में n। तो जिस मर्जी फॉर्मूला से कर सकते हो, हमारी मर्जी है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, r की पावर n-1 इंटू में n/2। सही है। अब हमारे को असली में निकालना क्या था, पी स्क्वायर निकालना था, तो इसको स्क्वायर कर दो ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिख देंगे। यहाँ पे लिख देना स्क्वेयरिंग बोथ साइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा तो a की पावर 2n हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2n हो जाएगा यहाँ पे। देन मल्टीप्लाई, इसको भी स्क्वायर हो जाएगा, r की पावर n-1 इंटू में n/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर है ना, स्क्वायर किया हमने। तो इस स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या हमारा, इज इक्वल टू a की पावर 2n इंटू में r की पावर n-1 इंटू में n। ये बचा हमारा, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो पी स्क्वायर और हमारा ये ab की पावर n सेम नहीं आ रहा, इधर भी a की पावर 2n था, ये भी a की पावर 2n है, इधर भी r की पावर n-1 इंटू में n था, ये भी r की पावर n-1 इंटू में n। तो ये तो हमें प्रूव करना था कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो दोनों सेम तो आ गए। हेंस क्वेश्चन 23 भी कंप्लीट हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th टू 2nth टर्म इज 1/r की पावर n। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो सबसे पहले हमें कह रहा है ना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। जैसे जैसे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कह रहा होता है ना, वैसे वैसे हल्का हल्का लिख लिया करो। हमें कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो मैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिख लेता हूँ, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an। ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो गया ना। फिर हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th टू 2nth टर्म। देखो गाइस हमारी n+1th टर्म कौन सी होगी, जैसे देखो हमारा a1 है, a1 के बाद क्या आता है, a2 आता है, a2 के बाद क्या आता है, 2 में हम एक प्लस कर देते हैं, a3 आता है, थर्ड टर्म आती है। ऐसी हमारी an के बाद कौन सी टर्म आएगी, an के बाद एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, an+1। यही तो आएगी, an के बाद an+1 टर्म आएगी, n+1 के बाद क्या आ जाएगी, an+2 टर्म आ जाएगी। सही है। तो हमारे कह रहे हैं n+1th टर्म से 2nth टर्म तक का सम, तो हम इसका सम भी निकाल देते हैं। प्लस यहाँ पे इसकी नेक्स्ट वाली टर्म लिख दो, an+1 देन प्लस an+2 देन प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लेके जानी है हमें, 2nth टर्म तक। 2nth टर्म क्या होगी हमारी, a2n। nth टर्म हमारी an होती है, तो 2nth टर्म कौन सी होगी, a2n होगी ना। अब देखो, अब मैं समझा दूं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितनी हमारी, ये कह रहा है इसका और इसका रेशो ये प्रूव कर दो 1/r की पावर n है। ये हमें कह रहा है जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना, ये और सम ऑफ n+1th टू 2nth टर्म, इसका और इसका रेशियो कह रहा है 1/r की पावर n प्रूव कर दो। मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन में an+1 प्लस an+2 प्लस डॉट 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 प्लस a2n, इसका हमें रेशियो प्रूव करनी है 1/r की पावर n आ रहा है, बस ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखो गाइस, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है ना, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बच्चों की तरह कर दोगे। देखो क्या, अब मुझे इसका सम निकालना है a1 से लेके an, तो ये a1 से लेके an क्या, इसको मैं ये नहीं लिख सकता सम ऑफ n टर्म्स, ये चीज मेरी सम ऑफ n टर्म्स नहीं है, यहां से लेके यहां तक सम ऑफ n टर्म्स है ये। अब देखो इसका और ये यहां से लेके मुझे यहां तक सम निकालना है, an+1 से लेके a2n, यहां से लेके यहां तक। अब इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूं, देखो मैंने, अब मैं इसकी जगह तो देखो ये जो चीज है, इसकी जगह तो मैं यहाँ पे sn लिख दूंगा, sn अपॉन में। अब इसकी जगह क्या लिखूं, आप खुद सोचो। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, ये वाला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 9.2 में किया हुआ है, ऐसे ही मतलब क्वेश्चन। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने देखा मेरा पूरा सम कितना है, पूरा सम है मेरा s2n। देखो मेरा जो पूरा सम है, ये यहां से लेके यहां तक पूरा, फर्स्ट टर्म से लेके 2n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ 2n टर्म्स नहीं लिख सकता। देखो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 एंड में क्या जा रहा है, a2n आ रहा है, तो इसको मैं सम ऑफ 2n टर्म्स लिख सकता हूँ। जैसे इसको मैंने a1 से लेके n तक था, तो इसको मैंने सम ऑफ n टर्म्स लिखता था ना, ऐसे ही अगर मैं a1 से लेके 2n तक गिनूं, तो इसको मैं सम ऑफ 2n टर्म्स गिन सकता हूँ ना। अब मैंने देखा यहां से लेके यहां तक पूरा सम ऑफ 2n s ऑफ 2n है, मतलब सम ऑफ 2n टर्म्स है, यहां से लेके यहां तक पूरा, ये चीज पूरी देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपको, यहां से लेके पूरा ये है मेरा सम ऑफ 2n टर्म्स। अब मुझे क्या निकालना था, ये निकालना था बस। अब ये कैसे आ जाएगा, अब देखो पूरा ये सम ऑफ 2n टर्म्स है और ये सम ऑफ n टर्म्स है,
पूरे में से मैं इतना माइनस कर दूंगा अगर, तो मेरे ये नहीं आ जाएगा। मतलब कि मैं सम ऑफ टू एन टर्म्स, ये पूरे में से अगर मैं सम ऑफ एन टर्म्स माइनस कर दूं यहां से लेके यहां तक, माइनस एस एन कर दूं, तो ये मेरा यही तो आएगा। तो इस चीज को मैं क्या क्या कह सकता हूं, सम ऑफ टू एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन टर्म्स। ये इतना सम ये है, तो इसकी ये जो नीचे वाला ना, इसकी जगह मैं लिख दूंगा ये वाली वैल्यू। क्या लिख देंगे, सम ऑफ टू एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन टर्म्स। अब बस फॉर्मूलाज लगाओ और क्वेश्चन खत्म। हमें इसको 1/r⁴n प्रूव करना है ना, अब बस फॉर्मूलाज लगाओ, क्वेश्चन खत्म। सम ऑफ एन टर्म्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारे दो फॉर्मूलाज होते हैं ना, कोई भी दोनों में से कोई भी एक लगा दो। मैं ये वाला लगा रहा हूँ, a⁴n−1 अपॉन में r−1। ये मैंने सम ऑफ एन टर्म्स की जगह लिख दिया। अब ऐसी सम ऑफ टू एन टर्म्स की जगह क्या लिखेंगे, a⁴ अब यहाँ पे 2n हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जब हमने सम ऑफ एन टर्म्स निकाला था तब यहाँ पे n था, अब हम सम ऑफ टू एन टर्म्स निकाल रहे हैं, तो r⁴ यहाँ पे n की जगह 2n नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। -1 ऐसे कैसी अपॉन में r−1 ऐसे कैसी। सम ऑफ टू एन टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स तो हमारा यही रहेगा, a⁴n−1 अपॉन में r−1। अब बस क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, बस हल्की हल्की ना वो है, बस क्या नाम है, कैलकुलेशन। देन अब देखते हैं आगे। अब मैंने देखा यहाँ पे r−1 है नीचे, मैंने कहा इसका भी नीचे r−1 चल रहा है, मैंने कहा इसका एलसीएम ले लेता हूँ, r−1 से r−1 काट दूंगा, ये सोचा मैंने। तो मैंने कहा नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाला भी ऐसे कैसे रहने देते हैं, a⁴n−1 अपॉन में r−1। ये चीज ऐसे कैसे रहती है। अब नीचे वाले का सारा का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम, r−1 मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आएगा जो सारा बच्चा वो ऐसे कैसी, a⁴2n -1 माइनस a⁴n−1। सही है। अब इससे ये काट दूंगा मैं। अब जो मेरा बचा वो लिख दो, क्या बचा, a⁴n−1 अपॉन में नीचे क्या बचा है हमारा, ये सारा बचा ना, ये सारा ऐसे कैसे लिख दो, a⁴2n -1 माइनस a⁴n−1। ठीक है, जो आया था वो मैंने लिख दिया ऐसे कैसे। अब इसको और आगे करते हैं, क्या आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली चीज ऐसे कैसे लिख देते हैं, अभी r⁴n−1। नीचे वाले को थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे को नीचे वाला थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैंने कहा क्या आ जाएगा, ए का इधर मल्टीप्लाई करा दो पूरे में, क्या आ जाएगा, a⁴2n माइनस a, देन इसका मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, -a⁴n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन प्लस a, ये आ जाएगा ना। अब ये माइनस ए से प्लस ए तो कट गया मेरा, और क्या बचा, बस जो बचा वो लिख दो, a⁴n−1 अपॉन में a⁴2n माइनस a⁴n। इतना सबको समझ आ गया। देन मैंने सोचा अब क्या करूं, मैंने सोचा इन दोनों में से जो जो कॉमन मिल रहा है ना वो कॉमन ले लो। सबसे पहले तो मेरे को मोटा मोटा क्या दिख रहा है, सबको ये तो दिख रहा है ना कि ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा सबसे पहले ए कॉमन लेके ना इसको काट देता हूँ। मैंने ये सोचा सबसे पहले, मैंने कहा ए कॉमन ले लो इन दोनों में से, मैंने कॉमन ले लिया, क्या आया, बचेगा क्या यहाँ पे r⁴2n माइनस r⁴n, ये बचेगा ना, ए से ए काट दिया मैंने। फिर अब मैंने सोचा अब कुछ आगे सोचता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है 1/r⁴n, ये लाना है मुझे 1/r⁴n। तो मेरे को क्या चाहिए, न्यूमरेटर में बेसिकली 1 चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा इसको ना मुझे पूरे को काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा तभी 1 आएगा ऊपर, वरना तो 1 आ ही नहीं सकता। तो मैंने अब दिमाग लगाया, मैंने कहा कुछ ना कुछ करते हैं कि मेरा ये पूरा का पूरा कट जाए ऊपर से। मैंने सोचा इन दोनों में से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, मैंने देखा इनमें से r⁴n कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लो, r⁴n−1 ऊपर ऐसे कैसे ही, नीचे देखो r⁴n कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ भी r⁴n है, यहाँ भी r⁴n है, तो कॉमन मिल रहा है तो ले लो ना। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारा r⁴2n, सॉरी r⁴n−1। अब देखो कई बच्चों को ना ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे r⁴n क्यों बचा। कई बच्चे ऐसे करेंगे, कई बच्चे इसको ये लिख देंगे कि r⁴n−1 ऐसे कैसे ऊपर, कई बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, r⁴n कॉमन लिया ना तो बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे r²-1। 100% मैं कह रहा हूँ, 99% बच्चे ना यही लिखेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे, क्योंकि बच्चों को लगेगा n×2 2n हो जाएगा, n×2 2n होता है, पर असली में देखो बेसिस आर से पावर्स ऐड होती हैं। जब इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, r⁴n इंटू में r² मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, r⁴n+2 आएगा। बेसिस आर से पावर्स आर एडेड, जब हम r⁴n इंटू में r⁴n करेंगे ना तभी हमारा r⁴2n आएगा। r⁴n इंटू में r⁴n करोगे जब आप,
तो हमारा बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा हमारा आर की पावर एन प्लस एन, तो कितना आ जाएगा एन प्लस एन कितना होता है 2n होता है, आर की पावर 2n आ गया। सही है, तो ऐसे कॉमन लेते हैं ये तो मैंने ऐसी रफ में समझाया आपको। मैं जब गाइस आपको नोट्स दूंगा ना तो बिल्कुल अच्छे से लिख के दे दूंगा जो मैं वेबसाइट पर डालूंगा। अब इसको ऐसे ही समझ लो। देन अब मैंने देखा इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया 1/r की पावर n, दैट्स इट, ये मेरा प्रूव हो गया, यही तो मुझे प्रूव करना था। ओके, तो क्वेश्चन 24 हो गया कंप्लीट। बस हल्का सा अगर आपको बेसिक्स पता है ना ये कि हमारा ये चीज लिखते कैसे हैं, तो आप क्वेश्चन आराम से बच्चों की तरह कर दोगे। एंड जो गाइस ये मेरे सारे नोट्स हैं ना आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट का नाम है www.subjectteacher.in। जब आप गूगल पे जाओगे ना तो ये लिखना www.subjectteacher.in। फिर जब ये वाली वेबसाइट खोल दोगे ना तो साइड में ना एक मेन्यू का ऑप्शन होगा, मेन्यू दबा देना, उस पर फिर एक ऑप्शन आ जाएगा क्लास नोट्स का। क्लास नोट्स को क्लिक कर देना, सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे पूरे चैप्टर के। ओके, तो क्वेश्चन 24 हो गया मेरा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी शो दैट, ये हमें शो करने के लिए कह रहा है दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमें शो करना है। तो देखो सबसे पहले गाइस जो हमें गिवन होता है ना वो लिख लिया करो। ए बी सी डी हमें जीपी में दिया हुआ ना, तो ये मैंने लिख दिया ए बी सी डी जो है वो जीपी में। फिर मैंने सोचा अब हम क्या करते थे गाइस, जो भी हमारा गिवन होता था ना उसका कुछ ना स्टार्ट करते थे, मतलब क्वेश्चन को उससे कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देते थे हम। मैंने देखा मुझे एबीसीडी दिया हुआ है, इसको मैं कैसे स्टार्ट करूं, मतलब क्वेश्चन को किसी तरह स्टार्ट करना है। मैंने सोचा मैं कैसे स्टार्ट करूं, मैंने सोचा सिर्फ एबीसीडी दिया हुआ है, तो मैंने देखा कि एबीसीडी होता क्या है। एबीसीडी क्या है मेरी, A1 ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये मेरी थर्ड टर्म होगी, ये मेरी फोर्थ टर्म होगी ना। तो फिर मैंने देखा कि A1 को मैं ए लिख सकता हूँ, तो A1 तो मैंने इन्होंने ए ही दिया हुआ है, चलो ठीक है। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, AR लिख सकता हूँ ना, A2 जो होता है मेरा AR होता है। A3 क्या होता है, AR स्क्वायर होता है, A3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर। A4 क्या हो जाएगा, AR क्यूब हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म है ना A, तो A को क्या लिख दूंगा, A तो A ही देगा, A इज इक्वल टू A, लिखो चाहे ना लिखो वो तो एक ही बात है। देन B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू AR हो जाएगा। B हमारी सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म को हम AR लिखते हैं, तो B इज इक्वल टू AR आ गया। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड टर्म हमारी C है, AR स्क्वायर। फिर D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D फोर्थ टर्म हमारी, तो आ जाएगा AR क्यूब। सही है, अब मैंने यहाँ तक कर दिया और उसके बाद मैं रुक गया। मैंने सोचा यार मुझे क्या लाना है, इतनी सारी चीजें A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर इज इक्वल टू ये लाना है। मैंने सोचा ये ऐसे तो आएगा नहीं। जब भी गाइस कुछ समझ ना आ रहा हो ना और क्वेश्चन हो शो दैट का, तो हमेशा पता मैं क्या करता हूँ, जब भी कुछ क्वेश्चन में समझ ना आ रहा हो और शो दैट का क्वेश्चन हो, तो मैं क्या करता हूँ उसका ना LHS उठा लेता हूँ। LHS उठा लेता हूँ और LHS में सारी वैल्यूज डाल देता हूँ। फिर RHS उठा लेता हूँ, फिर RHS में सारी वैल्यू डाल देता हूँ, फिर दोनों को इक्वल ला देता हूँ। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। अब देखो मुझे इसके आगे देखो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके आगे मैं ये चीज कैसे लेके आऊँ। अब कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो शो दैट का क्वेश्चन है, तो LHS उठा लो। LHS ले लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। LHS क्या है हमारा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यही है ना। अब ये जो हमारा LHS है इसमें सारी वैल्यू डाल दो। देखो A तो मेरा A ही है, A की जगह A ही रहेगा। B की जगह AR डाल दो, यहाँ पे B की जगह AR डाल देंगे। C की जगह AR स्क्वायर डाल दो और D की जगह AR क्यूब डाल दो, सारे इस वाले सारी चीज में तो डाल देते हैं। देन हमारा आ जाएगा A स्क्वायर तो A स्क्वायर ही रहेगा, A स्क्वायर ही रहने दिया। देन B स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, B की जगह मैंने AR डाल दिया तो AR का स्क्वायर बन जाएगा ऐसे पूरा। सही है। देन इधर C स्क्वायर है, C की जगह क्या डालना है, AR स्क्वायर। C की जगह मैंने AR स्क्वायर डाल दिया और यहाँ पे स्क्वायर भी चल रहा है तो इसको स्क्वायर कर दो ऐसे। ओके, ये मेरा इतना हो गया। देन अब इस पे आते हैं, B की जगह AR और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर दो। देन प्लस C की जगह क्या डालना है, AR स्क्वायर, और यहाँ पे पूरे स्क्वायर चल रहा है C की जगह, तो C के ऊपर स्क्वायर चल रहा है ना तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। देन प्लस D की जगह AR क्यूब डाल दो, AR क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दो। देन इसको भी ब्रैकेट में दे दो सारा। देन अब देखो इसको थोड़ा खोल दो, ठीक है, क्योंकि ये सारे स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स अंदर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये तो A स्क्वायर का A स्क्वायर ही रहेगा। देन प्लस ये A स्क्वायर R स्क्वायर बन जाएगा, A स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। देन प्लस स्क्वायर यहाँ पे अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर
और यहाँ पे आर की पावर 4 हो जाएगी। सही है, ये इतना हो गया। देन अब इसमें भी कर देते हैं ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, देन ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, देन ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगी। सही चल रहा है ना बिल्कुल। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रुका, मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने सोचा अब एक तरीका तो ये है कि देखो इस सारी टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। जैसे पहले ए स्क्वायर लो, ए स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ए स्क्वायर को इसके साथ, फिर ए स्क्वायर को इसके साथ, देन फिर प्लस। जैसे हम ऐसे क्वेश्चन करते नहीं थे पहले, जैसे हमारा ऐसे होता था, जैसे हमारा ऐसे होता था ए प्लस बी इंटू में सी प्लस डी, ऐसे होता था, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते थे, ए इंटू में सी, देन फिर प्लस ए इंटू में डी, ऐसे करते थे, देन फिर दोबारा प्लस का साइन, फिर बी इंटू सी प्लस फिर बी इंटू डी, ऐसे ही तो करते थे। ऐसी ये चीज़ है, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 है, ए प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पे डी ई एफ है। ऐसे है बस, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में डी प्लस ई प्लस एफ। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। एक तरीका तो देखो ये है, ऐसे भी कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या, थोड़ा सा दिमाग लगता है। क्या दिमाग लग रहा है, मैंने सोचा देखो इन तीनों टर्म्स में, देखो इन तीनों टर्म्स में मैंने सोचा इधर ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इधर भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, तो कॉमन कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लो ना यार। तो कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर। वैसे करोगे, ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा 100%, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो थोड़ा सा शॉर्ट आएगा। बस इतना सारा हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसमें देखो कितना सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर बी वाले का इससे इससे इससे, फिर सी वाले का इससे इससे इससे, तो कितना सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इधर हमें थोड़ा मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा, देख आपको खुद पता लगेगा, देखना। ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, देन प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, देन यहाँ पे क्या बचेगा, आर की पावर 4 बचेगा। सही है ना। अब इसमें आ जाओ, मैंने देखा इसमें सब में से क्या कॉमन मिल रहा है, मैंने देखा ए स्क्वायर सब में है, ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। मैंने देखा आर स्क्वायर भी है यहाँ पे सब में, ये भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक तरह से आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी एक तरह से आर स्क्वायर होगा। तो मैंने ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ सब में से, ए स्क्वायर आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, देन प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकल चुका, यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर रह जाएगा, देन प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर हो गया, तो यहाँ पे आर की पावर 4 रह जाएगा, क्योंकि 4 + 2 जो होता है वो 6 हो जाता है ना, आर की पावर 4 हो जाएगा ये। देखो ना, आर की पावर 4 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, आर की पावर 4 इंटू में आर स्क्वायर जब हम करते हैं तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ऐसे नहीं होता। तो बेस हमारा सेम है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 + 2, 4 + 2 = आर की पावर 6 आ जाएगा। हमारा आर की पावर 6 था ना, तो हमें यहाँ पे आर की पावर 4 लिखना पड़ेगा, तभी तो हमारा आर स्क्वायर इंटू में आर की पावर 4 आर की पावर 6 आएगा ना। ओके, देन इतना हमारा हो गया। अब मैंने देखा यहाँ पे भी 1 + आर स्क्वायर + आर की पावर 4 है, यहाँ पे भी 1 + आर स्क्वायर + आर की पावर 4 है। तो जब हमारा ऐसे होता है x इंटू में x, तो हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर नहीं लिखते इसको। ऐसे ही हमारा y इंटू में y जब होता है तो हम इसको y स्क्वायर नहीं लिख लेते। ऐसे ही आप समझो ये पूरा x है और ये भी पूरा x है, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो सेम इंटू सेम क्या होता है, सेम इंटू में सेम = सेम का स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई में तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे इसको इकट्ठे करके लिख देंगे, 1 + आर स्क्वायर + आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। सही है। देन ए स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4, यहाँ आगे लिख देते हैं ए की पावर 4 और यहाँ पे आर का स्क्वायर। सही है। अब इतना मेरा आ गया, ये चीज़ मेरी आ गई, ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। अब इसको रोक देते हैं। अभी अब चलते हैं अपने RHS के पास। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक दो, अब अपने RHS के पास चलते हैं, जो हमारा RHS था ना। अब उसमें सारी वैल्यूज डाल देते हैं, उसमें सारी वैल्यूज डाल के ये वाली चीज़ बना देंगे हम हम दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। अब हम RHS के पास चलते हैं, क्या आ जाएगा, RHS है हमारा AB + BC + CD का होल स्क्वायर, ये है हमारा RHS। अब इसमें सारी जगह A B और C की वैल्यू डाल दो, और D की भी। A की वैल्यू तो A ही है हमारा, तो A की वैल्यू की जगह तो A ही रहेगा। देन B की जगह क्या आ जाएगा, B की जगह हमारा AR है, तो AR डाल देते हैं। देन प्लस, अब B की जगह AR है और C की जगह क्या है, AR स्क्वायर है। देन प्लस C की जगह AR स्क्वायर है और D की जगह AR क्यूब है। ओके, इसका होल स्क्वायर ऐसे चल रहा है। बस अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आ रहा है, A इंटू में A स्क्वायर बन जाएगा।
इंटू में आर ऐसे कैसी, देन प्लस ए इंटू में ए स्क्वायर, और आर इंटू में आर स्क्वायर आर क्यूब बन जाएगा ये, देन प्लस ए इंटू में ए स्क्वायर और आर स्क्वायर इंटू में आर क्यूब, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आर की पावर 5 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब मैंने देखा कि इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, जो इसमें से कॉमन मिल रहा होगा वो कॉमन ले लेंगे, जैसे हमने इसमें से लिया था ना, जो कॉमन मिल रहा था कॉमन ले लिया था, ऐसे अब इसमें से कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो मैंने देखा ए स्क्वायर आर इसमें भी है, ए स्क्वायर आर इसमें भी है, ए स्क्वायर आर इसमें भी है, सब में आर 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 भी है और ए स्क्वायर भी है, तो ले लेते हैं ना ए स्क्वायर आर को कॉमन। ए स्क्वायर आर को मैंने कॉमन ले लिया, देन बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, देन यहाँ पे प्लस, यहाँ से ए स्क्वायर तो चला गया और आर स्क्वायर बन जाएगा ये, देन प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बाहर चला गया और एक आर भी बाहर चला गया, बाकी क्या बचेगा, आर की पावर 4 बचेगा ना, इसका पूरे का स्क्वायर। देन अब देखो ये वाला स्क्वायर अंदर चला जाएगा, इसके ऊपर भी लग जाएगा और इसके ऊपर भी लग जाएगा, तो डाल देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर आर का स्क्वायर, ऐसे इसके ऊपर स्क्वायर लग गया ना, देन इसके ऊपर भी लग जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इसका स्क्वायर। अब मैंने देखा मुझे लाना क्या था, मुझे लाना है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, क्योंकि ये मेरा LHS है ना, ये मेरा LHS है, मुझे LHS के इक्वल RHS लाना है, तो मेरा LHS ये है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैंने कहा ये चीज़ तो मेरी आ गई, देखो इतनी चीज़ मेरी आ गई है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई है। अब इसका कुछ करते हैं जुगाड़, मैंने देखा इसका स्क्वायर का अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ ए की पावर 4 बन जाएगी, देन ये आर स्क्वायर बन जाएगा, यही तो आ गया देखो ए की पावर 4 आर स्क्वायर, और ये वाली चीज़ ऐसे कैसे नीचे उतार दो, तो ये मेरा LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ गया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना था हमें। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, कह रहा है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। कह रहा है 3 और 81 के बीच में ना 2 नंबर ऐड कर दो, एक ये नंबर हो गया एक ये नंबर हो गया, कह रहा है कोई 2 नंबर एड्स कर दो 3 और 81 के बीच में, कह रहा है सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा ना वो जीपी में आ जाए। कह रहा है जब आप इसके अंदर 2 नंबर्स ऐड करोगे ना यहाँ पे, तो ये जो सीक्वेंस ये जो सीक्वेंस आ रहा है ना हमारा, ये जीपी में आना चाहिए, ये इनकी कंडीशन है। मैंने कहा चलो कर देते हैं, मैंने सोचा हमें क्या निकालना है, ये 2 नंबर निकालने, ये 2 नंबर हैं क्या, ये सेकंड टर्म है ये थर्ड टर्म है, देखो ना ये फर्स्ट टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसी होगी ना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी गाइस, याद करो, मैंने आपको बताया था जब भी हमारे को ए की और आर की वैल्यू पता हो, ए की और आर की वैल्यू जब हमें पता होती है तब हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जीपी की, कोई भी टर्म, मैंने आपको ये चीज बताई हुई है। ऐसे ही अगर हमें ए और डी की वैल्यू पता हो ना, ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस, तो हम एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सही है, डिफरेंस समझो, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखो जब हमें ए और आर की वैल्यू पता होती है ना, तो हम जीपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कोई भी टर्म। अगर हमें ए और डी की वैल्यू पता होती है ना, तो हम एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो जीपी बनानी है ना हमें, तो हमें ए और आर की वैल्यू चाहिए, बस ए और आर की वैल्यू मिल गई तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब मेरा मोटिव क्या रहेगा, आर की वैल्यू निकालना, क्योंकि ए की वैल्यू तो मुझे पता है, ए होती है मेरी फर्स्ट टर्म मुझे दी हुई है। अब मेरा मोटिव है आर की वैल्यू निकालना किसी तरह। मैंने कहा आर की वैल्यू तो इन्होंने दी नहीं हुई यार, अब तो मैं अटक गया। मैंने कहा आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब भी क्वेश्चन में कहीं भी अटक जाओ ना, हमेशा लास्ट टर्म के पास चले जाया करो, वो आपको कुछ ना कुछ पक्का देगी। देखो अब यहाँ पे कई क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू नहीं दिया हुआ, और यहाँ से देखने में भी हमें कहीं आर का नहीं पता लग पा रहा, क्योंकि आर क्या होता है हमारा कॉमन रेशियो होती है, A2/A1 होता है आर, या A3/A2 होता है, या A4/A3 होता है, यही तो होता है हमारा आर। पर इसमें तो कहीं से भी निकल नहीं रहा। जब भी कहीं अटक जाओ तो हमेशा एंड वाली टर्म के पास चले जाओ, वो आपको पक्का कुछ ना कुछ देगी। मैं एंड वाली टर्म के पास चला गया, मैंने इसको nth टर्म मान लिया, nth टर्म an इज इक्वल टू 81 ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। एंड वाली टर्म को वैसे भी हम nth टर्म ही कहते हैं, लास्ट वाली टर्म को an लिख देते हैं ना हम इसको। देन अब an का फॉर्मूला लगा दो, nth टर्म का, nth टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 81, ये मैंने लिख दिया। मैंने सोचा मेरे a की वैल्यू तो पता है, a की वैल्यू 3 है, और r की वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा यार, ये तो ईजी हो गया। सही है ना, a की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 3, और r की वैल्यू में निकल जाएगी n, r की पावर n-1 इज इक्वल टू 81 है, और हमें n भी पता है। n क्या होता है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी यहाँ पे, 1 2 3 4 है ना, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। 81 जो है हमारा फोर्थ नंबर पे है, 81 फोर्थ नंबर पे, n की वैल्यू भी तो 4 ही होगी ना। देन यहाँ पे n की वैल्यू 4 डाल देंगे, क्या आ जाएगा,
आर की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 81। इस 3 को मैं नीचे ले गया साथ साथ, देन कितना आ जाएगा 3 27 से 81 होता है, और ये कितना आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 27। आर क्यूब इज इक्वल टू 27, ये मेरा आंसर आ गया। देन अब 27 को मैं 3 का क्यूब लिख देता हूँ। आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, मैंने इसको 3 का क्यूब इसलिए लिख दिया क्योंकि फिर मैं 3 से 3 को काट दूंगा ना। असल में क्या होता है, 3 क्यूब से क्यूब कभी नहीं कटता, स्क्वायर से स्क्वायर कभी भी नहीं कटता। पर हम ना, ये चीज मैंने आपको पहले गाइस बताई हुई है, इसलिए मैं अभी दोबारा नहीं बता रहा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जिसने मेरी पहले की सारी वीडियोस देखी हुई है उसको तो ये कंसेप्ट अच्छे से पता होगा कि क्यूब से क्यूब कभी कटता नहीं है और ना ही स्क्वायर से स्क्वायर कभी कटता है। इस स्टेप के बाद असली में हम क्या कर रहे होते हैं, हम बोथ साइड क्यूब रूट ऐड करते हैं, ऐसे करते हैं। आर क्यूब है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे क्यूब रूट ऐड कर दूंगा तो ये आर क्यूब ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का क्यूब है, इधर भी क्यूब रूट ऐड कर दूंगा। बोथ साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, बोथ साइड मैंने क्यूब रूट ऐड कर दिया। जैसे हम बोथ साइड स्क्वायर रूट नहीं ऐड कर देते, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट के आगे से आगे ना हल्का सा 3 लग जाता है। तो हम देखो हम क्या, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्यूब से क्यूब रूट को काट देते हैं, क्यूब से क्यूब रूट को काट दो तो हमारा आंसर क्या आता है, आर इज इक्वल टू 3 आ जाता है। ऐसे ही ये वाला स्टेप हम बचा लेते हैं, हम सीधा लिख देते हैं जब हमें पता है क्यूब से क्यूब असली में कट ही रहा है। हमने क्यूब से क्यूब रूट काट देना, क्यूब से क्यूब रूट काट देना, तो हमारा आंसर आर इज इक्वल टू 3 आ जाना है। तो हम फिर इतना स्टेप बढ़ा के आंसर बढ़ाएं क्यों, ठीक है ना, सीधे ही आर इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं। वैसे ऐसे कभी भी ना टीचर को काट के मत दिखाना, टीचर गलत कर देता है। कई टीचर गलत कर देते हैं, कई टीचर मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। आर इज इक्वल टू 3 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो हमें ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू भी 3 है और आर की वैल्यू भी 3 है, तो कोई भी टर्म निकाल दो। सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म हमारी होती क्या है, ए आर, क्या आ जाएगा 3 इंटू में 3 इज इक्वल टू 9। थर्ड टर्म क्या होती है हमारी, ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर निकाल दो, 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27। तो ये मेरा आंसर क्वेश्चन 26 हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस एक्सप्रेशन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जो ये एक्सप्रेशन है ना, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n, कह रहा है जो एक्सप्रेशन है ना ये इज इक्वल टू है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब इसका क्या मतलब है, ए एंड बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन सिंपल है ये भी। देखो ए एंड बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, जैसे ए और ये बी दो टर्म्स है, इसके बीच में जो हमारी थर्ड टर्म होती थी वही तो ज्योमेट्रिक मीन होता था ना, जो बीच वाली टर्म होती थी। जैसे बीच वाली टर्म मैंने मान ली एक्स है, तो मुझे बेसिकली ये एक्स दिया हुआ है, ए की पावर n प्लस 1 बी की प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू ये एक्स दिया हुआ है। ये एक्स हमारा है क्या, एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए बी, यही तो होता था हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो इसको इस चीज को इसके इक्वल लिख देंगे, सही है ना, तो लिख देते हैं। एक ये हमें चीज गिवन है, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है रूट ए बी, ये हमें गिवन है। अब मैंने सोचा इसके बाद क्या करूं, क्योंकि मुझे कह रहे हैं क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ n निकाल दो। अब देखो आप इतना देख के आपको कहीं से n की वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है n की वैल्यू, तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने सोचा सबसे पहले ना रूट हटाता हूँ, यार रूट मुझे तंग करता है क्वेश्चन में हमेशा। जब भी कहीं रूट दिखता है ना मुझे, जब मुझे कुछ सिंप्लीफाई करना होता है मुझे कहीं रूट दिखता है, सबसे पहले मैं रूट को हटाता हूँ, क्योंकि रूट तंग बहुत करता है। कई बार ना एक्सप्रेशन मतलब रूट हम भूल जाते हैं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, कई बार ना बंदा रूट लगाने भूल जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस टाइम सबसे पहले ना रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा रूट को कैसे हटाऊं, मैंने कहा बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। जब बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा ये, सही है। तो यहाँ पे लिख दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू रूट ए बी। दोनों साइड का स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर डाल दो और यहाँ भी स्क्वायर डाल दो, पूरे पे स्क्वायर डाल दो या दोनों पे अलग अलग डाल दो, एक ही बात है। मैं दोनों पे अलग अलग डाल देता हूँ। मैंने दोनों पे अलग अलग इसलिए डाल दिया क्योंकि फिर मैं इन दोनों का होल स्क्वायर खोल दूंगा ना, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे देखो ये एक्स, ये चीज हमारी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसी ये चीज हमारी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इनके होल स्क्वायर खोल दूंगा, इसलिए मैंने दोनों पे अलग अलग डाल दिया, वरना मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़ता। अब देखो इस स्क्वायर से तो रूट को मैंने काट दिया, अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ए बी बचा सिर्फ हमारे यहाँ पे। अब सही है ना, अब थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा, रूट बार बार आता है तो तंग करता है। देन अब मैंने सोचा आगे करते हैं, चलो इन दोनों का स्क्वायर खोलते हैं। क्या आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर खोल दो, ए की पावर 2n प्लस 1
ठीक है। ए स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया ना, आगे ए स्क्वायर बन गया एक तरफ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस बी की पावर 2n प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2ab मस्त प्लस 2xy, 2x क्या हमारा ये ए की पावर n प्लस 1 और y क्या हमारा ये b की पावर n प्लस 1। सही है, देख लो कुछ मिस तो नहीं किया, बिल्कुल सही है। देन अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ना ऊपर ले जाता हूँ, चाहे आप चाहो तो नीचे इसका स्क्वायर खोल दो, पहले नीचे खोल देते हैं, चलो उसके बाद ऊपर ले जाएंगे, एक ही बात है, चाहे पहले ले जाओ ऊपर, चाहे पहले स्क्वायर खोल दो फिर ऊपर ले जाना, ऊपर तो लेके जाना ही पड़ेगा हमें। इसका स्क्वायर खोल दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2n प्लस यहाँ पे क्या है b की पावर n था ना भाई, b की पावर n है, मैंने गलती से 2 लिखा हुआ है। देन यहाँ आ जाएगा b की पावर 2n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स क्या है हमारा a की पावर n और b की पावर n 2xy। देन इज इक्वल टू ए बी चल रहा है वो ऐसे कैसे। अब क्या करते हैं, इसको ना पूरी टर्म को इधर लेके मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस वाली पूरी टर्म को इधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा ये चीज़ ऐसे कैसी, इसको चाहे आप खोल दो, इस टाइप में इसको खोल भी देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ना इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा ए की पावर 2n प्लस 2 प्लस बी की पावर 2n प्लस 2 प्लस ये चीज़ तो ऐसे कैसी रहेगी, इसको ऐसे कैसी रहने देते हैं, 2 ए की पावर n प्लस 1 इंटू में बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब ये चीज़ को पूरी इधर उतार दो, इससे मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा ए की पावर 2n प्लस बी की पावर 2n प्लस 2 ए की पावर n बी की पावर n मल्टीप्लाई में ए बी। ओके, देन अब करते हैं इसको सॉल्व। ये चीज़ तो अभी इज इक्वल, यहाँ तक इज इक्वल टू तक ये जो चीज़ है ना ये ऐसे कैसे नीचे उतार दो, देन इसके बाद मैं ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा ए की पावर 2n इंटू में ए, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए की पावर 2n इंटू में ए बी कितना आ जाएगा, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। अब ए की पावर 2n इंटू में ए है, ए की पावर 2n इंटू में ए बी ये है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले बेसिस आर सेम पावर्स ऐड कर दूंगा, ए इंटू में ए की पावर 2n इंटू में ए की पावर 1 क्या हो जाएगा, बेस हमारे सेम पावर ऐड हो जाएंगे, ए की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा इंटू में बी बाहर ऐसे कैसी। सही है, ए की पावर 2n प्लस 1 इंटू में बी बार ऐसे कैसे रहने देता हूँ, देन प्लस बी की पावर 2n और यहाँ पे बी है तो क्या हो जाएगा बी की पावर 2n प्लस 1 इंटू में ए बार ऐसे कैसी, देन इसमें भी करा दो प्लस 2 की पावर 2 इंटू में ए की पावर n प्लस 1 हो जाएगा ये, देन ये क्या हो जाएगा बी की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा अभी। देन ये चीज़ ऐसी इतनी चीज़ ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैंने सोचा कि जो हमारी ये चीज़ है ये और ये देखो इक्वल है, तो इसको इससे काट दूंगा ना, सबसे पहले इसको नीचे उतार देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, 2n प्लस 2 बी की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 ए की पावर n प्लस 1 बी की पावर n प्लस 1 यही है ना। अब देखो इससे ये कट रहा है मेरा पूरा, तो इसको काट दो ना, टेंशन किस बात की लेनी, इसको इससे काट दिया मैंने। अब मैंने सोचा, मैंने देखा यहाँ पे a की पावर 2n प्लस 2 है और यहाँ पे a की पावर 2n प्लस 1 है, एक तरह से देखो ये चीज़ और ये चीज़ मतलब हमें सेम सेम लग रही है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी ए वाली टर्म्स है ना जिनकी पावर थोड़ी थोड़ी सिमिलर है उनको एक तरफ ले रहा हूँ, मतलब उनको एक साथ ले रहा हूँ। और जो जैसे देखो यहाँ पे b है, b की पावर 2n है और यहाँ पे भी देखो b की पावर 2n है एक तरह से, तो इन इसको एक साथ कर लूंगा और a की पावर 2n और a की पावर 2n को एक साथ कर लूंगा। ठीक है, तो उससे ना मेरा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व होने की कोशिश करेगा, खुद ना खुद ब खुद क्वेश्चन हमारा जो है ना सॉल्व होने की कोशिश करेगा वो खुद। देखना यहाँ पे ना प्लस का साइन था, ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, a की पावर 2n और यहाँ पे भी जो a की पावर 2 है ना, ये चीज पूरी है, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है और जो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है इसको एक साथ कर रहा हूँ, इन दोनों को भाई बना रहा हूँ। और जो ये b की पावर 2n है और ये जो b की पावर 2n है इसको एक साथ कर रहा हूँ, इन दोनों को भी भाई बना रहा हूँ। तो भाई भाई जल्दी सॉल्व होते हैं ना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस चीज को इधर ले आता हूँ, a की पावर 2n प्लस 2 ऐसे कैसे लिखा, और इस चीज को इधर ले आता हूँ, ये वाली जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको इधर ले आऊंगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, a की पावर 2n a की पावर 2n भाई भाई है ना, तो इनको एक साथ ले आते हैं, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू में b भी चल रहा था, तो b ऐसे कैसी, देन इज इक्वल टू लिख दो। अब इस वाले को इधर ले जाऊंगा, ये दोनों भाइयों को इकट्ठे कर दूंगा, भाइयों को अलग अलग किया हुआ है बताओ इन्होंने, b की पावर 2n प्लस 1 इंटू में a है, देन ये वाला इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस बी की पावर 2n प्लस 2,
सही है। देखो अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा देखो यहाँ पे क्या है, ए की पावर 2n+1 है, और यहाँ पे क्या है, ए की पावर 2n+2 है। ये वाली पावर छोटी है ना, और ये वाली पावर बड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, छोटी वाली पावर को कॉमन ले लूँगा। देखो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, देखो मैंने क्या सोचा, यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने सोचा जैसे देखो यहाँ पे एक तरह से समझो, यहाँ पे x³ है, ये चीज मेरी समझो x³ है, और फिर माइनस, फिर यहाँ से समझो यहाँ पे x² है, इनटू में b समझ लो या कुछ भी समझ लो। अब देखो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा, आप खुद बताओ क्या कॉमन मिल रहा है, x² ही तो कॉमन मिल रहा है ना, तो x² कॉमन लूंगा। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे ऐसे समझो, ये जो हमारा a की पावर 2n+2 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 2n+1 इनटू में a। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो बेस हमारे सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, a की पावर 2n+1, और यहाँ पे एक तरह से 1 ही तो है, तो ये भी +1 हो जाएगा। 2n+1 +1 कितना हो जाएगा, a की पावर 2n+2। तो हमारा यही तो आंसर आ जाता है। तो इसको खोल के मैं ये चीज लिख सकता हूँ ना, a की पावर 2n+1 इनटू में a। तो इसको खोल के ऐसे लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या आ जाएगा, a की पावर 2n+1 इनटू में a, सही है। देन माइनस a की पावर 2n+1, ये ऐसे कैसी, इनटू में b। अब देखो इधर भी 8 की पावर 2n+1 है, इधर भी a की पावर 2n+1 है, तो मैं कॉमन ले लूंगा ना इसको। अब ऐसे ही देखो इसके साथ करूंगा, बड़ी वाली पावर कौन सी है, 2n+2 वाली बड़ी है ना, 2n+1 वाली छोटी है, तो बड़ी वाली पावर को थोड़ा सा खोल दूंगा मैं, इज इक्वल 2 लिखा, देन इसको ऐसे कैसे लिखा, b की पावर 2n+1 इनटू में a। देन अब इसको थोड़ा सा खोल दूंगा, b की पावर 2n+1 +1 मैं इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ पे भी 2n+1 है, और यहाँ पे भी 2n+1 हो जाएगा, तो कॉमन मिल जाएगा वहाँ में, पूरी की पूरी टर्म ये कॉमन मिल जाएगी, इनटू में यहाँ पे b भी आ जाएगा। देन अब कॉमन ले लो इसमें से, क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a की पावर 2n+1 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, a बचा, माइनस ये भी ये चीज कॉमन चलेगी है, तो b बचा बस यहाँ पे, सही है ना। इन दोनों में से देखो माइनस साइन के इधर और माइनस साइन के इधर, a की पावर 2n+1 मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, बाहर आ गया a की पावर 2n+1, बचेगा क्या यहाँ पे, a माइनस बी तो बचेगा, देन इज इक्वल टू में गए। अब देखो यहाँ पे भी b की पावर 2n+1 है, यहाँ पे भी b की पावर 2n+1 है, तो b की पावर 2n+1 कॉमन ले लिया मैंने। इधर क्या बचा a, इधर क्या बचा, ये माइनस का साइन ऐसे कैसे, इधर क्या बचा b बचा, सही है। तो ये a माइनस बी से a माइनस बी कट गया ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया था ये। ओके, तो मेरा क्या आ गया, a की पावर 2n+1 इज इक्वल टू b की पावर 2n+1। मैंने देखा यार अभी भी मेरी n की वैल्यू तो आई नहीं, मुझे क्वेश्चन में कह रहे थे n की वैल्यू निकालो। अब मैंने सोचा यार क्या करूं जो मेरी n की वैल्यू आ जाए यहाँ से। मैंने सोचा मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को ना ऐसे लिख देता हूँ रेशो में, ऐसे a की पावर 2n+1 अपॉन में इसको ले आता हूँ ना नीचे, b की पावर 2n+1 इज इक्वल टू, इसको पूरा नीचे ले आया तो क्या आ जाएगा बचा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखो अब क्या सोचा मैंने, अब मैंने सोचा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a बाय b इसकी पूरी की पावर 2n+1 कर देता हूँ, ठीक है ना। इसकी भी पावर 2n+1 थी, इसकी भी पावर 2n+1 थी, तो मैंने दोनों के ऊपर ही लिख दी, एक ही बात है, इज इक्वल टू 1 ऐसे कैसी। अब मैंने सोचा मैं जो मेरा 1 होता है ना, 1 ये खुला नंबर होता है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो ये 1 होता है इसको हम ये लिख सकते हैं x बाय वाई की पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं x वाई की पावर 0, मतलब इसको कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसकी पावर 0 होनी चाहिए। जैसे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ x वाई की पावर 0, x z की पावर 0, 1/2 की पावर 0, 1/5 की पावर 0, बस उसकी पावर 0 लगा दूंगा तो किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 ही आता है। तो मैंने सोचा इस 1 का यूज करता हूँ मैंने कहा इस 1 को मैं लिख देता हूँ a बाय b की पावर 0, ऐसे लिख देता हूँ a बाय b की पावर 2n+1 ऐसे कैसी, और इसको लिख देता हूँ a बाय b की पावर 0। मैंने इसलिए इसको a बाय b की पावर 0 लिखा क्योंकि देखो जब भी मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू के इधर और इज इक्वल टू के इधर, जब भी हमारे बेस सेम होते हैं ना तो पावर्स भी सेम होती है हमेशा। जब भी हमारे बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब हमारे बेस सेम होते हैं, जैसे 2 की पावर x है यहाँ पे, इनटू में 2 की पावर y है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, हमारे जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 की पावर x + y आ जाता है, ऐसे आ जाता है। पर जब इज इक्वल टू का साइन होता है ना, जब भी इज इक्वल टू के इधर और इज इक्वल टू के इधर बेस सेम होता है तो पावर्स भी हमारी सेम होती हैं। तो इसका मतलब क्या निकला हमारा, 2n+1 इज इक्वल टू 0 होगा, जो 2n+1 है ना ये इज इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हमारा n की वैल्यू आ जाएगी। अब n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, -1/2 हमारा आंसर। दैट्स इट, n की वैल्यू निकालनी थी हमने, क्वेश्चन में n की वैल्यू निकाल दी, क्वेश्चन 27 हो गया कंप्लीट।